सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, बामसेफ के राष्ट्रीय स्तर के प्रचारक है विलास खरात सर, प्रोफेसर विलास खरात सर के थे, जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। वो एक रिसर्चर्स है और उन्होंने ये बात खोज के निकाली थी कि जो रामायण है वो बुद्धिज़्म के जातक कथाओं में से चुराई गई है। अब जब इसका जानकारी हुई, इसके ऊपर पूरे भारत में चर्चा होने लगी, विशेष रूप से बौद्ध समाज में चर्चा होने लगी, ब्राह्मणों के बीच में भी चर्चा हुई। और जब ये साकेत का जब मामला चल रहा था और बाद में इस मुद्दे का प्रचार बड़े पैमाने पर किया गया कि बौद्धों के जातक कथाओं से चोरी करके रामायण लिखी गई, तो उस समय जो सोशल मीडिया पे जब ये पोस्ट डाली जाती थी तो कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा भी लिखा कि हाँ, हमने चोरी किया है, बताओ जो करना है वो कर लो। तो कहने का मतलब कि बौद्ध समाज में और ब्राह्मणों में, दोनों में ये बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बना था कि जातक कथाओं से चोरी करके रामायण लिखा गया। बाद में और उन्होंने रिसर्च किया तो उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 30 से ज़्यादा जातक कथाओं से चोरी करके रामायण को पूरा किया गया। तो उस समय से ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था कि जातक कथाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो अब कुछ समय पहले से मैं जातक कथाओं की किताब लाया और नेट से भी कुछ चीज़ें ली है। तो फिर जातक कथाएं पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया कि इन जातक कथाओं पर भी वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बुद्धिज़्म को जानना चाहते, समझना चाहते, तो उन तक भी ये जातक कथाएं पहुँचे। अब इसके पहले भी सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर जातक कथाओं के बारे में वीडियो बने होंगे, लेकिन मैं जो जातक कथाओं के ऊपर बनाना चाहता हूँ वो कथा तो बताऊँगा ही, और साथ में उसका आंदोलन में क्या उपयोगिता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जातक कथा की केवल कथा हम पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, और फिर उसकी उपयोगिता का अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो उसका कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। तो पहले तो इस बात को मैं जातक कथा के संदर्भ में इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि आखिर बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं कहाँ आती हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है। तो जो सुत्त पिटक है वो सुत्त पिटक में 5 निकाय है: दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो ऐसे 5 निकाय है। इन 5 निकायों में से जो खुद्दक निकाय है, उस खुद्दक निकाय में 8वें नंबर पर जातक कथाएं आती है। तो खुद्दक निकाय में थेर गाथा वगैरह, थेरी गाथा, ये सब आते हैं, और साथ में 8वें नंबर पर जातक कथाएं आती है। तो बौद्ध साहित्य में जो जातक कथाएं है तो वो सुत्त पिटक में अंदर जाएंगे तो खुद्दक निकाय, और खुद्दक निकाय के अंदर जाएंगे तो वहाँ 8वें नंबर पर जातक कथाएं आपको मिलेगी। तो ये जातक कथाएं बौद्ध साहित्य में किस स्थान पर है उसकी जानकारी हो गई। अब इसमें मेन मुद्दा ये है कि आप इस बात को समझिए कि जो जातक कथाएं लिखी गई है वो मैक्सिमम भिक्षु संघ को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। मेरा जो फोकस रहेगा वो जो आम जो जनता होती है उस आम जनता को ध्यान में रखते हुए कम, लेकिन भिक्षु संघ को ध्यान में रखते हुए जातक कथाएं ज़्यादा लिखी गई है। उसका जो महत्व है वो संघ में जो भिक्षु थे उन भिक्षुओं के व्यवहार, और उनको कोई बात समझाना हो, उनमें व्यवहार कुशलता का निर्माण करना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जातक कथाएं लिखी गई है। और बल्कि मैं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि तथागत बुद्ध जब भिक्षुओं को कोई उपदेश देते थे या समझाते होंगे तो कथाओं के माध्यम से समझाते होंगे। क्योंकि अब आप देखिए, अभी वर्तमान में जो युवा लोग इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, जो 40 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, तो उनको तो मेरी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन जो युवा है उनको बताना चाहता हूँ कि आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, विज्ञान का दौर है।
तो आज के समय में तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जहाँ से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 2500 साल पहले जानकारी लेने का साधन क्या था। तो 2500 साल पहले जानकारी लेने का जो साधन था जिससे जानकारी प्राप्त की जाती थी वो तो मौखिक थी, मौखिक ही जानकारी दी जाती थी। अब मौखिक जो जानकारी दी जाती है उसको अगर हमें याद रखना है, और केवल याद नहीं रखना है बल्कि उस जानकारी को फिर दूसरों को बताना भी है। केवल याद रखना है खुद के लिए वो बात अलग हो गई, लेकिन भिक्षु संघ जो था उसको बुद्ध जो प्रवचन देते थे वो जानकारी अपने पास इकट्ठा भी करनी पड़ती थी और बाद में दूसरों को वो जानकारी देनी पड़ती थी। तो ये जो जानकारी जो लेनी पड़ती है और देनी पड़ती थी, तो उसमें मध्यस्थ का काम जो है वो भिक्षु संघ करता था। बुद्ध जो है, जो सिद्धांत है, जो विचार है, उन विचारों के आधार पर विश्लेषण करके जानकारी देके समझाते थे, और भिक्षु संघ भी समाज में जाके उस बात का प्रचार करता था। तो केवल सैद्धांतिक चर्चा अगर की जाए और केवल जानकारी ही दी जाए, केवल किसी टॉपिक के ऊपर विश्लेषण करके ही समझाया जाए और लोगों से कहा जाए कि आप उसको कंठस्थ करिए और फिर समाज में जाके बताइए, तो वो उसमें से आधी चीज़ें तो आदमी भूल जाएगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति बुद्धिजीवी तो होता नहीं है। और भिक्षु संघ में भी सारे भिक्षु बुद्धिजीवी हो ऐसा तो था नहीं। भिक्षु संघ में तो कम बुद्धि के लोगों से लेकर उच्च कोटि की बुद्धि रखने वाले सभी प्रकार के भिक्षु थे और सभी को एक साथ प्रवचन देना था। तो बुद्ध को ऐसी वाणी का उपयोग करना था जो सभी की समझ में आए। तो उसमें सबसे अच्छा जो साधन होता था उस समय, वैसे तो अभी भी है, लेकिन सबसे अच्छा जो साधन होता है वो कथा है। तो व्यक्ति को जो बात वो समझाना चाहता है वो कथा के माध्यम से याद रहती है और कथा का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए कि लोभ है। अब इस लोभ शब्द के ऊपर अगर विश्लेषण करें तो छोटे से लेकर बहुत बड़ी स्तर पे इसका विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे लोभ शब्द है तो एक व्यक्ति के मन में लोभ आया, उस लोभ के क्या दुष्परिणाम है इसके ऊपर विश्लेषण करके समझाया जा सकता है। फिर परिवार के अंदर लोभ आया तो उस परिवार के क्या दुष्परिणाम, परिवार को क्या दुष्परिणाम भुगतने पड़े या आसपास रहने वालों को क्या भुगतने पड़े। अगर किसी राज्य के राजा के अंदर लोभ का निर्माण हो गया, आज के समय में अगर हम कहें तो मंत्रियों के अंदर लोभ का निर्माण हो गया, तो उससे प्रजा को क्या दुख और कष्ट सहन करने पड़ सकते हैं, इसके ऊपर हम विश्लेषण कर सकते हैं। देश के, वो संपूर्ण देश के जो संचालक लोग हैं, जो इस देश का संचालन जिनके हाथ में है, अगर उनके मन में लोभ आया तो फिर देश में दुख का निर्माण कैसे हो सकता है, ये विश्लेषण किया जा सकता है एक लोभ शब्द से। श्रीलंका का हाल हमारे सामने, पाकिस्तान का हाल हमारे सामने, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में लोभ है, लोभ की भावना है। तो ये जो लोभ है, इस लोभ से एक पूरा का पूरा देश कैसे तबाह होता है, इसके ऊपर विश्लेषण किया जा सकता है। और फिर दुनिया में जो शक्तिशाली देश है, जो दुनिया का संचालन कर सकते हैं, अगर उनके मन में लोभ आ गया तो उस लोभ के कारण दुनिया में कितना बड़ा युद्ध हो सकता है, इसका भी विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया, ये विश्लेषण करना और समझाना, ये बुद्धिजीवी लोगों की बात है, बुद्धिजीवी लोगों को समझ में आएगा। लेकिन वही अगर हम इसको सामान्य लोगों में ले जाकर इसको समझाना चाहते हैं, तो हर एक चीज को समझाने के पीछे अगर हम कथा जोड़ते हैं, तो लोभ का पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो विश्लेषण है, वो विश्लेषण अगर उसको याद नहीं भी रहा, लेकिन कथा जरूर याद रहेगी। तो कथा के माध्यम से उस सिद्धांत को समझेगा। जो बुद्धिजीवी है वो तो सिद्धांत, उसका विश्लेषण और वो सारा कुछ समझ लेगा। बुद्धिजीवी व्यक्ति को कथा की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, दूसरों को समझाने के लिए आवश्यकता जरूर पड़े, खुद के समझने के लिए कथा की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सामान्य लोगों को समझने के लिए कथा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जातक कथाओं का निर्माण किया गया। अब जातक कथाएं ये भिक्षु संघ को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादातर जो कथाएं हैं वो भिक्षु संघ को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, ताकि संघ में अनुशासन बना रहे,
संघ में जो भिक्षु है वो जिस उद्देश्य के लिए भिक्षु बने हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते रहे। तब भिक्षु संघ में कई सारे भिक्षु ऐसे भी थे जो आलसी थे, तो आलसी भिक्षु को लेकर कथा बनाइए। कई सारे भिक्षु ऐसे थे जो जिनके अंदर गुस्सा होता था, क्रोध आता था, उस क्रोध को लेकर जातक कथा बनाइए। कई सारे भिक्षु ऐसे थे जो भिक्षु संघ को छोड़कर वापस अपने घर चले जाते थे, रह नहीं पाते थे। कुछ भिक्षु ऐसे थे कि जो आधे रास्ते में ही, यानी कि भिक्षु संघ में शामिल हुए, बुद्ध के प्रवचनों को सुना, फिर उस पर जब अपनी बुद्धि लगाने का समय आया तो वहाँ वो फेल हो गए। तो उनका हौसला कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कथा है। कई जो भिक्षु संघ में जो भिक्षु थे वो बुद्ध को छोड़कर देवदत्त के संघ में जाके शामिल हो गए थे, उनको समझाने के लिए कथा है। तो कुल मिला के जो जातक कथाएं हैं ये संघ का संचालन से जुड़ी हुई, और संघ में जो भिक्षु थे उन भिक्षुओं के अनुशासन में बने रहे ताकि एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए जातक कथाओं का निर्माण किया गया। तो हमें भी उन जातक कथाओं को उसी दृष्टिकोण से लेना है। क्यों? क्योंकि हम भी कार्यकर्ता है, हमें भी समाज में रहना होता है, समाज में समिति में शामिल होते हैं या संघ में शामिल होते हैं, या आज अगर हम संघ में शामिल नहीं है और कार्यकर्ता के रूप में हम अगर फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा का अपने आस पड़ोस में भी प्रचार कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल तो संघ में शामिल होंगे। तो ये जातक कथाएं वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान देती है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो उस दृष्टिकोण से हमने जातक कथा को समझना चाहिए। तो जब मैंने जातक कथाओं को पढ़ा तो पढ़ने पर मुझे यही समझ में आया कि उसमें जो बातें कही गई है वो बातें आज भी लागू होती है। हमें केवल उसे वर्तमान में समझना आना चाहिए, हमें उसे हमें समझना होगा। तो उन जातक कथाओं को कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, और फिर वर्तमान में उसको कैसे वो काम करती है इसके ऊपर भी जो ऐसी इम्पोर्टेंट जातक कथाएं रहेगी, तो जो वर्तमान में जिसके ऊपर बात कही जा सकती है तो उस पर भी अलग से फिर वीडियो बनाएंगे। तो कुल मिला के मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि जातक कथाओं की जानकारी हमारे समाज को होनी चाहिए, और वो सही मायने में जातक कथाएं आखिर क्या है इसकी जानकारी हमारे समाज को होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था। आने वाले समय में आपको जो जातक कथाएं जो मेरे पास उपलब्ध है वो एक एक करके एक कथा में जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे अपलोड करता जाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।